बंगाल का मौसम और सियासी माहौल दोनों ही इस वक्त बहुत गर्म है। तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन भाजपा के कुछ उम्मीदवारों की इस वक्त बंगाल में खूब चर्चा हो रही है। और उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है रेखा पात्रा, जो कि संदेश खाली घटना की पीड़िता हैं और उन्हें इस बार बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ शैलेश राय मौजूद है, जो कि टीएमसी के नेता है और एक्स काउंसलर भी हैं। तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि हावड़ा हावड़ा लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है और टीएमसी किस तरह से तैयारी कर रही है, किस तरह से प्रचार प्रसार में लगी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। किस तरह से टीएमसी तैयारी कर रही है? देखिए, टीएमसी को तो अलग से कुछ तैयारी करनी नहीं है। टीएमसी तो उन स्टूडेंटों जैसी है जो कि 365 दिन पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के समय उनको रात जग करके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के एक्स काउंसिलर्स, टीएमसी के कॉरपोरेशन में जो बोर्ड है, चेयरमैन सुजय चक्रवर्ती, विधायक हमारे सारे हैं, अरूप राय लीड करते हैं सबको। ये 12 महीना काम करते हैं और प्रसून बनर्जी हमारे सांसद हैं, तो सभी लोग तैयार हैं। बस हम लोगों को एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जो कि नियम होता है इलेक्शन का। तो उस फॉर्मेलिटी के तहत हम लोग अपना काम कर रहे हैं और इलेक्शन सभी को पता है कि हावड़ा का इलेक्शन एक तरफा है। बात अगर बंगाल की जाए तो इस वक्त रेखा पात्रा की खूब चर्चा हो रही है। क्या सोचते हैं, भाजपा संदेश खाली को मुद्दा बना रही है और उसे लोगों के नजरिए से लोग उस पे बात करते रहे, उसको चर्चा बनने में रखे रहे, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है? भाजपा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। इस महिला से एफआईआर करा करके इस महिला को यह बता दिया गया कि तुम्हारे एफआईआर पर सब अरेस्ट हुए हैं, सारे बाहुबली अरेस्ट हुए हैं, जबकि सबको पता है कि पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया था। चलिए कोई बात नहीं। रेखा पात्रा एक ऐसी उम्मीदवार हैं जो मुझे लगता है कि बंगाल में सबसे ज्यादा मार्जिन से हारने वाली सीट वही रहेंगी, क्योंकि उनके अंदर जो है जोड़ा फूल है, वो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को कमिटमेंट कर चुकी थी, इसलिए वो मजबूरी में कैंडिडेट हैं भाजपा की। उनका चेहरा देख लीजिए ना, रंग उड़ा हुआ है। बशीरहाट सीट कम से कम 4 लाख का मार्जिन रहेगा और रेखा पात्रा कहीं ना कहीं दुविधा में है कि मैंने क्यों भाजपा का दामन पकड़ा। प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की खुद और उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा है, क्या कहेंगे इस पे? ये तो चुनाव का माहौल है, तो सभी लोग चाहते हैं कि किसी न किसी को जैसे भी चढ़ा दो, तो वो प्रधानमंत्री जी ने भी वही काम किया। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। सिर्फ उनको शक्ति स्वरूपा नहीं कहा, ये भी कह दिया कि 3,000 3,500 जो ईडी ने, सीबीआई ने बंगाल में पैसे जब्त किए हैं, वो लोगों को वापस कर देंगे कानूनी सलाहकारों से सलाह लेके। ये वो 2014 में चुनाव के समय जैसा था कि सारा काला धन एक जगह लाएंगे और गरीबों के खाते में बांटेंगे, गरीबों के खाते में 15-15 लाख जाएगा, वैसा ये एक और जुमला रहा और पब्लिक जान चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो रिपोर्टर हैं वो भी एक चीज समझ गए होंगे कि एक पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह देखिए कैसे उस पीड़िता को राजनीतिक मैदान में अपने फायदा के लिए भाजपा इस्तेमाल कर रही है। और ये पहले से ही हम लोग कहते थे कि ये कहीं ना कहीं भाजपा की पॉलिसी है। अभिजीत गांगुली जब राय देते थे तो हम लोग कहते थे ये भाजपा के कहे पर ये राय दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। और देखिए सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आंदोलन संदेश खाली का चालू हुआ तो हम लोगों ने कहा भाजपा करवा रही है, कैंडिडेट हो गई रेखा पात्रा। अभिजीत गांगुली जब ऑर्डर दिया करते थे हम लोग कहते थे, हमारे टॉप लेवल सारे लोग हर डिबेट में बोला करते थे कि एक जज तो एक पॉलिटिकल पार्टी की बात पर चल रहा है और देख लीजिए तमलुक से वो कैंडिडेट है। तो भाजपा कहीं ना कहीं बंगाल में सक्षम नहीं है अपने कार्यकर्ताओं को नेता बनाने में, और वो नहीं चाहते कि जो उनका झंडा लेके दिन रात जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं उनको टिकट दिया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से किसी जज को, बाहर मतलब बंगाल से जो नॉन पॉलिटिकल थे, जो पार्टी नहीं करते थे, उनको टिकट दे दें ताकि ये कार्यकर्ता सारा जीवन उनके पीछे ही घूमते रहें और पिछलग्गू बन के रहें। ये दुर्भाग्य है भाजपा कर्मियों का कि ये बेचारे इतना ख्वाब देख के रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का मौसम आता है तो ठीक बरसाती मेंढक की तरह किसी न किसी को कैंडिडेट बना करके उनको थोप दिया जाता है। और देख ही रहे हैं आप लोग, चारों तरफ विरोध भी हो रहा है। टीएमसी की ओर से जब यूसुफ पठान को टिकट दिया गया तब से बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी कहती है, टीएमसी हमेशा कहती है कि बाहरी लोग हैं, ये लोग बाहरी लोग हैं, तो फिर
यूसुफ पठान को क्यों टिकट दिया आपकी गया? बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आपको देखना होगा क्रिकेट जगत और कोलकाता नाइट राइडर, बंगाल के लोग कोलकाता नाइट राइडर को पसंद करते हैं आईपीएल में। बंगाल के लोग, जब कोलकाता नाइट राइडर का ईडन में मैच होता है तो जितने लोग अंदर रहते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर, और हर कोई अपना काम धाम छोड़ करके टीवी स्क्रीन पर बैठा रहता है कि कोलकाता नाइट राइडर जीते। तो यूसुफ पठान का एक कोलकाता से एक लगाव है, और वो कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर रह चुके हैं और कोलकाता उनका बराबर आना जाना, तो वो कहीं ना कहीं अपने हुए। भाजपा क्या कह रही है नहीं कह रही है, भाजपा तो बहुत कुछ कहती है। डेली पैसेंजर ही करेंगे ये लोग कुछ दिन बाद, जैसा 2021 में ये लोग करते थे। ईडी, सीबीआई, एनआईए, ये शुरू रहेगा। आप हावड़ा का ही देख लीजिए ना, हावड़ा में कहीं विस्फोट नहीं हुआ था, कहीं बम का आवाज किसी ने नहीं सुना था, लेकिन एनआईए इंक्वायरी कर रही है। करे ना, क्या दिक्कत है? अरे आप कितना किसी को जेल में बंद करोगे, देख लीजिए। सबसे दुख की बात तो है कि मारवाड़ी समाज का एक उभरता सितारा केजरीवाल जी थे, उनको ले जाके पकड़ के बंद कर दिया। क्या लग रहा है विपक्षी को कमजोर, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि विपक्ष कमजोर हो रही है और जब विपक्ष नहीं रहेगी तो सरकार से सवाल कौन करेगा? तो क्या लग रहा है ये मोनोपोली क्रिएट किया जा रहा है? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आप लोगों से, आप लोग गलत जा रहे हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये जो केंद्र में सरकार है, मोदी एंड कंपनी, ये तो अंग्रेजों के शासनकाल वाली नीति लेकर चल रहे हैं। ये तो वो हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा रूप है। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि यहाँ अभी भी चंद्रशेखर आजाद है, अभी भी भगत सिंह है, अभी भी सुखदेव है, अभी भी खुदीराम है। तो ये भारत की माटी है। आप जितना भी प्रयास करो दमन करने का विरोधियों का, यहाँ पर तो भाई आंदोलन होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि खुद से भाजपा के जो कर्मी हैं वो कहना शुरू करेंगे, भाग मोदी भाग। ये दिन भी आएगा भारत में। अच्छा, अब बात हावड़ा की कर लेते हैं। 3 बार सांसद रह चुके हैं बैनर्जी और अभी रथिन चक्रवर्ती को भाजपा ने टिकट दिया है। क्या लगता है फिर से लोगों के दिलों पे राज करेंगे प्रसून बैनर्जी की लोगों का बदलाव आ जाएगा? एक बात बताइए, 2014 में चुनाव हुआ, भाजपा के उम्मीदवार थे जॉर्ज ब्रेकर। 2019 में चुनाव हुआ, भाजपा के उम्मीदवार थे रंतीदेव सेनगुप्ता। 2024 में रथीन चक्रवर्ती। तो भाजपा तो खुद ही अपने जिनको कैंडिडेट करती है उस पर दोबारा भरोसा नहीं रख पाती है। तो हम जो हैं, आम पब्लिक जो है, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो कम से कम एक चीज तो जानते हैं, प्रसून बनर्जी कुछ हो ना हो लोगों के लिए सुख दुख में आकर के खड़ा होता है। जब भी निमंत्रण दिया जाता है छोटा से छोटा कार्यक्रम में वो खड़े रहते हैं। आप ये बगल में ही जाएंगे मेरे वार्ड में, बर्न मोड़ में, आप देखेंगे बड़ा हाई मास्क लाइट है हर वार्ड में, कि कुछ ना कुछ उनके फंड से, तो विकास में सहयोग उनका कहीं ना कहीं तो है। रथीन चक्रवर्ती जी, इसके पहले रंतीदेव सेनगुप्ता, उसके पहले जॉर्ज ब्रेकर। आप बताइए, रथीन जी हारेंगे, इसके बाद आप देखेंगे अगली बार 29 में कोई और भाजपा का उम्मीदवार होगा। इस बार एक लाभ है, पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि भाजपा लगभग हावड़ा सीट को वॉकओवर दे चुकी है और प्रसून बनर्जी हेवी वेट कैंडिडेट है, अर्जुन अवार्ड पुरस्कार विजेता। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है, और खेल जगत से है। तो आपको ये मानकर चलना होगा कि प्रसून बनर्जी पिछले बार 1,04,000 से जीते थे, इस बार मार्जिन बढ़नी ही बढ़नी है। अच्छा, ओवरऑल बात करें तो 400 पार और बंगाल में 35 सीटें हासिल करने की बात कर रहे हैं बीजेपी। तो क्या लगता है जीत पाएंगे इतना? मोदी जी ने देश में बहुत कुछ पर टैक्स लगाया, सिर्फ एक जुबान पर टैक्स नहीं लगाया। इस पर लगा दिए होते तो मेरे को नहीं लगता कि उनके मुंह से निकलता अब की बार 400 पार, या ये सब जो बातें कह रहे हैं। बंगाल में 35, देखिए कहीं उल्टा नहीं हो जाए। समय 4 जून को सब सामने आ जाएगा। इतना है, लोग काम को वोट देते हैं। देखिए एक बात मैं साफ साफ कह दूं, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ये जो मंदिर मस्जिद, ये सारे मुद्दों को आप हटा दीजिए और काम की बात कीजिए और काम पर वोट मांगिए, तो आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। अभी बंगाल में जितना भी ये लोग कर लें, सबके सामने एक चीज साफ नजर आ रही है कि दिलीप घोष के साथ क्या हो रहा है। रायगंज से देवोश्री थी, वो कह रही हैं कि रो रहे हैं लोग वहां के। अब उनका कहने का अर्थ है कि उनके लिए लोग रो रहे हैं, लेकिन भाजपा आला कमान को लगा कि उनके कर्मों के चलते लोग रो रहे हैं, इसीलिए सीट बदल दिया गया।
दिलीप घोष कहते हैं उन्होंने आंदोलन करके भाजपा को खड़ा किया, ये किया वो किया। तो इतिहास गवाह है, भाजपा को जिसने खड़ा किया, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सबका देख लीजिए क्या हाल है। तो दिलीप घोष किस खेत की मूली हैं? हाँ, ये है राजनीतिक माहौल है, ये मौसम राजनीति का मौसम है। जैसे ठंडा गर्म बरसात ये सब आता है, वैसे ये भी एक मौसम है। बहुत से लोग निकलेंगे, बहुत मेढक आएंगे इसमें, लेकिन अब देखना यही है कि जुबान को बिना खराब किए, एक दूसरे को गाली गलौज बिना दिए, सभ्यता के साथ अपने काम के लिए, अपने काम के दम पर कौन वोट मांगता है। आप भी घूम रही हैं मार्केट में, छोटी बहन जैसी हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भाजपा सिर्फ चुनाव के समय आती है, उसके बाद चुनाव के रिजल्ट के बाद गायब हो जाती है। ये नई बात नहीं है, ये हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। लेकिन हमें गर्व है कि कम से कम मोदी जी ने जुबान पर टैक्स नहीं लगाया, ये गर्व है। एक तो उन्होंने छोड़ ही दिया, चलिए बख्श दिया कम से कम भारत की जनता को। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है और कई और विपक्षी नेता को लेकर भी जांच चालू है। झारखंड के मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है कुछ महीने पहले। क्या लगता है इंडी अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है? देखिए, मैं अलायंस पर नहीं जाके आपको सीधे जवाब दे देता हूँ। एक चीज तो साबित हो गई, अगर ये सही है तो भाजपा के जितने विधायक, जितने सांसद, जितने लोग हैं, वो बहुत ईमानदार है। इसका मतलब तो यही होता है। तो जब ईमानदार है तो एक बार जांच हो जाए ना, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के किसी भी विधायक का, एक भाजपा का नॉर्मल विधायक का एक बार थोड़ा सा जांच कर लिया जाए ना, उसके यहाँ सीबीआई ईडी भेज दिया जाए और उसके बाद देखा जाए, कोर्ट मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, देखा जाए कि वास्तव में क्या है। मोदी जी तो चाय वाले थे ना, हमने सुना है, लेकिन जब वो विधायक थे, 3 टर्म रहे हैं गुजरात के विधायक, कभी नहीं हमने सुना था कि वो चाय बेचते थे। लेकिन अचानक 14 से चाय 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 वाले हो गए। कभी कहते हैं SC ST, मैं OBC को बिलोंग करता हूं, कभी कुछ। और उनका एक भाषण है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि रिजर्वेशन के खिलाफ हूं मैं। SC ST और OBC को अगर सरकारी किसी महकमे में दे दिया जाए जगह, तो उस महकमे का नाश होता है। तो कौन सी बात सही है, क्या चाहते हैं वो? नोटबंदी उन्होंने किया, बहुत अच्छा कदम था उनका। 2000 का नोट वो लॉन्च करते हैं, उसके पहले ही आतंकवादी उनके ही लोग मारते हैं, पता चलता है उसके पास बैग में 2000 का नोट मिलता है। 5 साल के अंदर नोट भी बंद कर दिए, 2000 भी हटा दिए। खुद ही उनको पता नहीं कि उनको करना क्या है, कंफ्यूज हैं। और सच में अगर मोदी जी वास्तव में उन्होंने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास एक नारा रहता है, तो उनको डर क्या है विपक्षियों से? जो आपने इंडिया अलायंस की बात कही, डर क्या है? चुनाव हो जाए ना, चुनाव के बाद आप भेजो ना CBI ईडी और NIA, चुनाव तक थोड़ा रुक जाओ ना, देखो फिर क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं डर तो सता रहा है, और ये डर ही है कि कैंडिडेट महुआ मित्र है, उसको जबरदस्ती दिल्ली बुलाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन चुप है। जबकि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारा कैंडिडेट खुल के प्रचार कर पाए, खुल के लोगों के बीच जा पाए। प्रचार करने का समय है और आपका ईडी कहता है दिल्ली दफ्तर आओ। तो खैर ये चलता रहेगा। और जेल, देखिए, भारत का इतिहास है। हम लोगों ने अंग्रेजों से अपनी आजादी ऐसे ही छीनी लड़ करके। तो जो आता है वो परमानेंट रहता नहीं है। तो मोदी जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, देखा जाए उस समय क्या होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे प्रभा साक्षी न्यूज। मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।